स्वागत है आपका द रेडियंस ऑफ यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग क्वेश्चनिंग द कैनन डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने ये टॉपिक शुरू किया था यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश एंड द थर्ड वर्ल्ड, न्यू बोल्ट रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर ली थी हमने। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो पैराग्राफ है। Another important factor that allowed for the perpetuation of the canon was the influence of eminent literary personalities such as F.R. Lewis and T.S. Eliot in first half of this 20th century. तो F.R. Lewis और T.S. Eliot ये दो बड़े नाम हैं जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस हमें नज़र आता है लिटरेरी कैनन पर, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में, इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में। कब? फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ का मतलब 1901 से 1950 के बीच का समय। द आइडियाज सर्कुलेटेड बाय दीज पीपल स्टिल हैव अ डिटरमाइनिंग इन्फ्लुएंस on the minds of students in English universities as well as study centers outside England. F.R. Lewis और T.S. Eliot जैसे लोगों ने जो विचार दिए थे उसका प्रभाव आज भी इंग्लैंड में इंग्लिश पढ़ने वालों पर है और इंग्लैंड के बाहर भी जहाँ पढ़ा जाता है उन पर है। Whereas Lewis belonged to the lower middle class, Eliot was part of aristocratic circle. देखिए, that no longer enjoyed any power. देखिए यहाँ पर क्लास डिवीज़न को कैसे समझाया है। लिविस कहाँ से बिलोंग करते थे? केवल मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास। F.R. Lewis बिलोंग टू दी लोअर मिडिल क्लास और एलियट किससे बिलोंग करते थे? एरिस्टोक्रेटिक सर्कल से, लेकिन यानी धनाढ़ संपन्न वर्ग, हायर क्लास। लेकिन अब एलियट के समय जो एरिस्टोक्रेटिक सर्कल था उनका अब उसमें पावर नहीं रह गया था, समय के साथ चीज़ें बदल रही थी। Lewis tried to reformulate the canon so as to accommodate members of his class, the sensitive middle class individuals. कह रहा है कि F.R. Lewis ने कोशिश की कैनन को रीफॉर्मुलेट करने की, so as to accommodate members of his class, जिससे कि उनकी क्लास के मेंबर यानी लोअर मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो एकोमोडेट कर सकें। द सेंसिटिव मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स, सेंसिटिव मिडिल क्लास को भी वो अपने स्टडी का पार्ट बना सकें, ऐसी कोशिश की F.R. Lewis ने। बट ही डिड नॉट एक्सटेंड इट टू द मासेस। देखिए फिर से वही बात, लेकिन वो फिर भी मासेस तक नहीं पहुँचे, यानी वो भी F.R. Lewis भी मिडिल क्लास तक ही सीमित होकर के रह गए, लोअर क्लास तक नहीं पहुँच बना पाए। दस हिज व्यू रिमेन्ड लिमिटेड, इसलिए उनका भी जो विचार है वो भी लिमिटेड रह गया। द लिबरल ह्यूमनिस्ट ग्रुप बिहाइंड द जर्नल स्क्रूटिनी बिलीव्ड इन द essential goodness of individuals, the idea that there were certain people all over the world who were good in nature. स्क्रूटनी जैसा कि आप जानते होंगे, इसमें नाम आता है F.R. Lewis और उनकी वाइफ का, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था स्क्रूटनी मैगज़ीन को पब्लिश कराने में। तो उसमें लिबरल ह्यूमनिस्ट ग्रुप जो है उसके मतलब स्क्रूटनी को पब्लिश करने में लिबरल ह्यूमनिस्ट ग्रुप का हाथ था। दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दे वर डूइंग दैट, दे वर एक्चुअली डूइंग स्क्रूटनी, और स्क्रूटनी मैगज़ीन में वो चीज़ें पब्लिश होती थी लिटरेचर से रिलेटेड। तो उनका ये मानना था, बिलीव इन द एसेंशियल गुडनेस ऑफ इंडिविजुअल्स, उनका ये मानना था कि अच्छाई जो है वो हर जगह पाई जाती है, कुछ लोग हर जगह होते हैं जिनका नेचर अच्छा होता है। दिस फेथ इन इंडिविजुअल गुडनेस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सच थिंकर्स हु ट्राई टू प्रिविलेज देमसेल्व्स एज अगेंस्ट द अदर्स। तो ये कह रहा है कि इंडिविजुअल गुडनेस का जो फेथ है, दिस फेथ इन इंडिविजुअल गुडनेस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ऐसे विचारकों, ऐसे थिंकर्स की ये सोच दिखाता है वो ट्राई टू प्रिविलेज देमसेल्व्स एज अगेंस्ट द अदर, जो अपने आप को प्रिविलेज बनाना चाहते हैं, प्रिविलेज्ड बनाना चाहते हैं दूसरों के कंपैरिजन में।
The ideas of the scrutiny appealed to the minds of the people due to its liberal policy that allowed for an increase in the number of people who could be part of the literate group. देखिए, स्क्रूटनी का जो आइडिया था उसने लोगों के दिमाग पर असर किया। क्यों किया? इसके लिबरल पॉलिसी के कारण। लिबरल में क्या होता है? जब ज़्यादा लोगों को छूट मिल जाए। तो लिबरल पॉलिसी जो स्क्रूटनी की थी उसमें क्या था? दैट अलाउड फॉर एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल हु कुड बी पार्ट ऑफ द लिटरेट ग्रुप। जो लिटरेट ग्रुप, सो कॉल लिटरेट ग्रुप है, उनकी संख्या बढ़ गई। इस हिसाब से स्क्रूटनी की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, उसके हिसाब से जो है लिटरेट ग्रुप में लोगों की संख्या बढ़ गई। दिस थिंकिंग suited the class ambitions of the bourgeois, that is the class that wanted to figure in important positions in society. मैंने पहले भी बताया, बुर्जुआ का मतलब मिडिल क्लास। तो ये लोग चाहते थे, इम्पॉर्टेंट पोजीशन चाहते थे सोसाइटी में। तो ऐसे लोगों की संख्या जो है बढ़ी लिटरेट ग्रुप में। दैट इज़ वाई लेवियसियन थिंकिंग होल्ड्स द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इवन टुडे। और इसीलिए एफ.आर. लेविस की जो सोच है वो आज भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बच्चे जो जिस तरह से पढ़ते हैं तो उनको प्रभावित ही करती है। क्योंकि ऐसे भी आप जानते हैं कि मिडिल क्लास के ही बच्चे ज़्यादा ठीक ठाक से पढ़ाई कर पाते हैं, मन लगा करके पढ़ाई कर पाते हैं। लोअर क्लास को जो है खाना जुटाने से फुर्सत नहीं है और हायर क्लास को पैसा उड़ाने से फुर्सत नहीं है। खैर, ये कहा करके मैं भी क्लासेस में ही कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ज़्यादातर जो चीज़ें देखी जाती हैं वो ये है। द वेस्टेड इंटरेस्ट्स ऑफ द मिडिल क्लास पीपल ऑल्सो इन्फ्लुएंस सिग्निफिकेंटली द ऑब्जेक्ट ऑफ द फोकस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो भाई मिडिल क्लास वालों का जो इंटरेस्ट था, अब उससे जो है इंग्लिश लिटरेचर का फोकस भी बदला। दिस कैन बी सीन इन द फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉलोनियल वर्क्स बाय लेविस, द ग्रेट ट्रेडिशन। जानते भी होंगे आप, अगर सुना हो तो, अगर नहीं सुना हो तो ज़रूर सुनिए, ज़रूर जानिए और पढ़िए ग्रेट ट्रेडिशन के बारे में। आई थिंक मैंने एक दो वीडियो में द ग्रेट ट्रेडिशन की बात की भी है। द ग्रेट ट्रेडिशन लेविस का है ये, अपने हिसाब से एक नया ट्रेडिशन चलाने के लिए कुछ राइटर्स को स्पेशली पढ़ने के लिए जो एक माहौल बनाया उन्होंने, लेविस ने, द ग्रेट ट्रेडिशन के नाम से। अ कैनोनिकल वर्क प्रिविलेजेस सर्टेन टेक्स्ट एज ग्रेट लिटरेचर। देख रहे हैं, कुछ वर्क को डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये ग्रेट लिटरेचर है, एंड अदर्स एज ऑर्डिनरी फिक्शन। और उसके कंपेरिजन में बाकी क्या हो गया? ऑर्डिनरी फिक्शन हो गया, दैट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। दैट इज़ वाई लेविशियन कैनन केप्ट डिकेंस आउट ऑफ द ग्रेट ट्रेडिशन। और यही कारण है कि चार्ल्स डिकेंस द ग्रेट ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। द सेम ट्रीटमेंट वॉज मेटेड आउट टू वुमेन ऑथर्स लाइक एमिली एंड कार्लोटी ब्रॉन्टे। और इसलिए एमिली और कार्लोटी ब्रॉन्टे या शार्लोटी ब्रॉन्टे को भी इसका हिस्सा नहीं बनाया उन्होंने। द एटीट्यूड ऑफ लेविस कपल्ड विद हिज वाइड अपील टू द स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैनन इन आवर कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में लिटरेचर का कैनन क्या बनना चाहिए, इसमें इनका काफ़ी योगदान रहा। अनदर इंटरेस्टिंग फीचर दैट लेविस इंट्रोड्यूस्ड इनटू लिटरेचर वाज द एसोसिएशन ऑफ लिटरेचर विद क्रिटिसिज्म। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो फीचर लेविस ने ऐड किया वो क्या किया? उन्होंने बताया एसोसिएशन ऑफ लिटरेचर विद क्रिटिसिज्म। लिटरेचर का क्रिटिसिज्म के साथ क्या संबंध है, इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया, इस कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया लेविस ने ही, एफ.आर. लेविस ने। बिफोर हिम द रिलेशन बिटवीन द टू हैड रिमेन्ड लार्जली अनडिफाइंड। लेविस के पहले लिटरेचर और क्रिटिसिज्म का रिलेशन वेल डिफाइंड नहीं था। In this one must discuss the contribution of T.S. Eliot. We shall do this in the next section. तो अब इसमें भाई, अब जब लिटरेचर और क्रिटिसिज्म की बात आ जाती है, एफ.आर. लेविस के कंटेम्प्रेरी की बात आ जाती है, तो T.S. एलियट को हम कैसे भूल सकते हैं। तो थोड़ा T.S. एलियट को भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि उनका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट कितने काम की चीज़ है। Criticism, literature and T.S. Eliot. As pointed out earlier, T.S. Eliot belonged to a class that was looking for ways and means to assert itself in the contemporary scenario. जैसा कि आपको पता है
एरिस्टोक्रेटिक क्लास से बिलोंग करते थे, जो अपना पावर खो चुका था, तो उसे भी कहीं ना कहीं अपने पावर को असर्ट करने के लिए, अपने पोजीशन को असर्ट करने के लिए कुछ माध्यम चाहिए था. वन ऑफ द वेज इन विच इट कुड मैनिफेस्ट इटसेल्फ was by aligning with the new intelligentsia as embodied in Lewis and others. तो कह रहा है कि वन ऑफ द वेज, एक तरीका इसका क्या हो सकता था कि खुद को मैनिफेस्ट कर ले, उनके साथ जुड़ जाए जो नए इंटेलिजेंसिया के नाम पर आए हैं, जैसा कि लेविस और मिडिल क्लास के अदर जो थिंकर्स थे वो, यानी उनके साथ जुड़ जाएं. ये Eliot's class aspirations become clear by an analysis of his ideas on criticism. अच्छा, ये भी एक नया व्यू ही देखने को मिल रहा है. अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था एमए में लेवल तक, जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, तो हमने देखा था कि कैसे जो है ट्रेडिशन को फिर से रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इंडिविजुअल टैलेंट कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ये समझा था हम लोगों ने. लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ उसको भी बाकायदे उसकी स्क्रूटनी की जा रही है, बाकायदे उसकी एनालिसिस की जा रही है, उसको डीकंस्ट्रक्ट करके समझने की कोशिश की जा रही है कि जब टी.एस. एलियट ने लिखा है ट्रेडिशन इन द इंडिविजुअल टैलेंट, तो उसके पीछे भी उनकी क्या आइडियोलॉजी रही, यानी किस आइडिया से वो प्रभावित थे. देखिए लिखा है ना, एलियट्स क्लास एस्पिरेशंस, यानी जो जिस क्लास से बिलोंग करते थे, जो उनके भीतर एस्पिरेशन था, कर रहा है वो क्लियर हो गया बाय एनालिसिस ऑफ हिज आइडिया ऑन क्रिटिसिज्म को लेकर जो उनका आइडिया था वो उससे क्लियर हो सकता है. हिज एसे ट्रेडिशन इन द इंडिविजुअल टैलेंट इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट मार्कर इन द एसोसिएशन बिटवीन लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म. लिटरेचर और क्रिटिसिज्म के बीच में एक अच्छा कह सकते हैं कि संबंध दिखाने के लिए या साबित करने के लिए जो इनका ये ऐसे है वो काफ़ी रिमार्केबल है. ट्रेडिशन इन द इंडिविजुअल टैलेंट वैसे भी बहुत फेमस ऐसे है, ग्रेजुएशन लेवल में भी पढ़ाई होती है, इसकी पीजी लेवल में भी होती है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर ही क्रिएटेड स्पेस फॉर हिमसेल्फ बाय फोरग्राउंडिंग क्रिटिसिज्म दैट फोकसेस ऑन द आइडिया ऑफ ट्रेडिशन. तो क्या कह रहा है, लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने अपने खुद के लिए स्पेस क्रिएट कर लिया. कैसे? फॉर हिमसेल्फ बाई फोरग्राउंडिंग क्रिटिसिज्म दैट फोकसेस ऑन द आइडिया ऑफ ट्रेडिशन. ऐसे क्रिटिसिज्म को फोरग्राउंड करने के लिए, ऐसे क्रिटिसिज्म को लोगों के सामने लाने के लिए जो कि ट्रेडिशन के आइडिया पर फोकस करता हो. मतलब किसी भी तरह से कैसे इन्फ्लुएंसर बने, क्या बात है. अकॉर्डिंग टू हिम, अ स्टडी ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म वुड बी मीनिंगलेस विदाउट ब्रिंगिंग इन द वर्क्स ऑफ द पास्ट. अब वही है ट्रेडिशन इन द इंडिविजुअल टैलेंट का एक इसेंस कह लीजिए. क्या कह रहे हैं वो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो स्टडी है वो मीनिंगलेस हो जाएगी अगर हम पास्ट के वर्क्स को न लाएं. इन अ वे द आइडिया वाज इंटरेस्टिंग एज इट लुक्ड फॉर अ कोहेसिव व्यू ऑफ लिटरेचर. देयर कैन बी नो डाउट दैट टी.एस. एलियट वाज एबल टू अकोमोडेट द पावरलेस एरिस्टोक्रेसी एज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द लिटरेरी फील्ड बाय इन्वोकिंग द आइडिया ऑफ ट्रेडिशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह से ये चीज़ों का एनालाइज करके पढ़ा जाना चाहिए. कह रहा है कि देयर कैन बी नो डाउट, इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो एकोमोडेट कर पाए, वो अपने पावरलेस एरिस्टोक्रेसी को जो है एक अच्छे से ट्रेडिशन का कॉन्सेप्ट लेकर के, ट्रेडिशन के आइडिया से जो है वो अपने आप को एक मजबूत स्थिति में लेकर आ पाए. हाउएवर हिज आइडिया ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रेडिशन वाज रादर आर्बिट्ररी. उनका अलग एक अपना था ट्रेडिशन को लेकर के जो उनका आइडिया था. फर्दर द आइडिया ऑफ इंक्लूडिंग न्यू वर्क्स विद इन दिस गैमेट वाज विदाउट अ लॉजिकल बेसिस. नए वर्क को कैसे जोड़ देना, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था. इन टर्म्स ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, एलियट्स अर्ली पोएट्री सजेस्टेड दैट मीनिंग कुड नॉट बी लोकेटेड इन सोसाइटी बट इन अ वेज इन अनडिफाइंड टाइम. उनकी शुरुआत की पोएट्री को अगर देखेंगे तो समझ में आएगा कि मीनिंग कैसे पता की जा सकती है. कह रहा है कि वो सोसाइटी में लोकेट नहीं की जा सकती, बल्कि वो बिल्कुल वेज और अनडिफाइंड टाइम में एग्जिस्ट करती हुई नज़र आती है. द वर्ल्ड हैड बिकम इन हिज व्यू टू कॉम्प्लेक्स एंड वॉज बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन. मैंने कई बार चर्चा की है पहले भी. उनसे पूछा गया था कि भाई अपना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों लिखते हैं, तो कहे कि समय ही कॉम्प्लेक्स चल रहा है तो क्या करें. तो लिटरेचर तो कॉम्प्लेक्स आएगा ही. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्ल्ड को दिखाने के लिए कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज तो यूज करना ही पड़ेगा. तो इसलिए वो कह रहा है कि उनके व्यू में दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई थी और कॉम्प्रिहेंशन के बियॉन्ड चली गई थी. However, his later poetry pointed towards the Anglican Christian thinking.
लेकिन बाद की जो पोइट्री है टी.एस. एलियट की, उसमें हमको एंग्लिशियन क्रिश्चियन थिंकिंग मिलेगी, सजेस्टिंग दैट ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज कुड बी रिजॉल्व विद इन द स्पेसिफिक रिलीजियस फ्रेम। देखिए फिर से आइडियोलॉजी क्या समझाने की कोशिश हो रही है कि हर तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व किया जा सकता है स्पेसिफिक रिलीजियस फ्रेम में ले जा करके, यानी क्रिश्चियनिटी की हेल्प से या such sort of things. This was a process of subsumation that simplified all social contradictions and indicated a straight path of faith. तो इस तरह से हर सोशल कॉन्ट्रडिक्शन को एक तरफ करते हुए फेथ को एस्टेब्लिश करने की एक कोशिश थी उनके द्वारा. द अदर प्रॉब्लम विद एलियट्स थॉट वाज दैट ही वाज कंसिडरिंग ओनली द माइनॉरिटी इन सोसाइटी, द सेलेक्ट फ्यू हु हैड द कैपेसिटी टू ऑब्जेक्टिवली कंसिडर पैटर्न इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस. यहाँ पर ये भी जो है सेलेक्ट फ्यू की बात कर रहे हैं कि उन्हीं के पास कैपेसिटी है ऑब्जेक्टिवली किसी भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के पैटर्न को कंसीडर करने के लिए. तो जैसे ही सेलेक्टिव चूजी की बात करने लगते हैं लोग, तो इसका मतलब समझ में आ जाता है कि वो एग्जैक्टली जो है किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं या किन पर उनका फोकस ज़्यादा है. यानी सेलेक्टिव फ्यू का मतलब ऑब्वियस है, फिर से वही एरिस्टोक्रेटिक people group, some fortunate ones who could get education and other sort of facilities. Where was the possibility of spreading this education to a larger group? कह रहा है possibility कहाँ है इस एजुकेशन को एक लार्जर ग्रुप तक पहुँचाने के लिए. दिस वॉज ऑफ नो कंसर्न ऑफ इधर लेविस और एलियट. कह रहा है कि लेविस या एलियट दोनों का कोई कंसर्न नहीं था इसको लेकर के. दे हैड बोथ इन देयर ओन वेज कंट्रीब्यूटेड टू कैनन. दोनों का अपना अपना तरीका था, अपने हिसाब से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया कैनन के लिए. Thus, we can see that various social, literary and historical factors constructed the canon so assiduously, reinterpreted and accepted by us. और इस तरह से धीरे धीरे कैनन का कॉन्सेप्ट आया और धीरे धीरे हमने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया. However, what was the significance of canonical formations of English studies in other countries, particularly the Third World, under the imperial rule of the English? This we shall keep up next. ठीक है, कैनन बना उनके कॉन्टेक्स्ट में, अच्छी बात है, लेकिन वो अदर कंट्रीज़ में कैसे अप्लीकेबल हो गया, या जो उनकी कॉलोनियल कंट्रीज थे उसमें कहाँ से एप्लीकेबल हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये समझना. देखिए फिर से एक क्वेश्चन अराइज हो गया, क्वेश्चनिंग द कैनन. सो सी लिटरेचर आपको क्वेश्चन करना सिखाता है, तो क्वेश्चन करना सीख लीजिए. लोग कह रहे हैं कि काफ़ी टफ टॉपिक है, तो एक ही लाइन में इसका सार है, जो टाइटल है इसका वही बता देता है, क्वेश्चनिंग द कैनन. कैनन के नाम पर जो पढ़ा रहे हो, जो बता रहे हो, ऐसा क्यों है, वो है तो क्यों कैनन बना दिया उसको. क्वेश्चन करिए, व्हाट इज़ कैनन, व्हाई इज़ दिस कैनन, व्हेन वाज इट बिकम कैनन, हाउ वाज इट बिकम कैनन. इन सब का आंसर ढूंढ लीजिए, टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. ख्याल रखिए अपना. धन्यवाद.